हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस अब ऑनलाइन क्लास। हम करंट अफेयर्स के सेशंस में हमने आईआर का सेक्शन स्टार्ट किया है, एज वेल एज जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको भी हमने कवर करना स्टार्ट किया है। सो आईआर के सेक्शन में दिस विल बी द अनदर सेशन इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द इंडिया एशियान रिलेशंस। ठीक है, तो एशियान एज अ ग्रुपिंग is important for India. इसका significance है इंडिया के लिए. That's why we are studying the India-ASEAN relation as well. And also India-ASEAN relations, for example, जो भी IR में हम लोग पढ़ते हैं, international relations में जो भी topics पढ़ते हैं, it is not limited to only one topic कि उसका point बस उसी topic के अंदर आप लिख सकते हो. ठीक है, even like मान लो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि discuss about the India-China, so you can also write the point of the ASEAN here as well, because we are now multilateral connections चल रहा है, डिप्लोमेसी चल रही है across the globe. So ये multilateral connections और डिप्लोमेसी की वजह से you can write इसका point उधर, उसका point इधर, ठीक है, but इसके लिए the base need to be strong. The base of your knowledge need to be strong. You need to know the basic fundamental concepts. फिर उससे के बाद आप इसका इंटरेस्ट उसके इंटरेस्ट के साथ जोड़ के यू आर एबल टू एनालाइज कि कैसे अगर कोई डिसीजन कोई कंट्री लेती है, इवन इंडिया इतनी समिट्स करती है, इतनी मीटिंग्स करती है, वो कुछ डिसीजंस लेती है, व्हाई इट इज टेकिंग दैट डिसीजन? इट इज टेकिंग बिकॉज इट इज कंसिडरिंग ऑल द मल्टीलैटरल कनेक्शंस दैट इंडिया हैज. तो सारे इंटरेस्ट को बैलेंस करके चलना, तो डिप्लोमेसी इज अ गेम ऑफ बैलेंसिंग. ठीक है, तो जैसा हमने देखा था इजराइल पैलेस्तीन में भी इटसेल्फ कि पैलेस्तीन और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट इंडिया को बैलेंस करके चलना है. ठीक है, तो उसी तरह द एवरी रिलेशंस दैट इंडिया हैज इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, वहां पे भी इंडिया को हर जगह बैलेंस करके चलना होगा. सो वेलकम टू द करंट अफेयर सीरीज. GS1 में सेक्शन 2 का जो टॉपिक है ये, ठीक है, तो सेक्शन 2 में वी आर कवरिंग द नेक्स्ट टॉपिक इन द करंट अफेयर सीरीज, इट इज इंडिया एशियन रिलेशंस. So before starting this topic, I like to give and मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ कि जैसा मेरा डिस्क्लेमर है कि कोई भी आप मेरी वीडियो देखोगे, कोई भी लेक्चर देखोगे, you have to actively participate. ठीक है, and I am hoping you are making notes out of it. जो मैं लेक्चर्स आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो उसमें आप नोट्स बना रहे होगे, साथ साथ जॉट डाउन कर रहे होगे पॉइंट्स को, बिकॉज सिर्फ नोट्स का PDF से इट विल नॉट गोना हेल्प यू. ये दोनों का मिक्सचर विल गोना हेल्प यू टू मेक योर 1 पेजर नोट्स, और ये 1 पेजर नोट्स इज रेलिवेंट फॉर यू, फॉर योर रिवीजन इटसेल्फ. आई होप यू आर मेकिंग इट. मैं एक पोल डालूंगी, ठीक है, कि कौन कौन 1 पेजर नोट्स बना रहे हैं, एंड जो आपका नोट सबमिशन ग्रुप है और जो टेस्ट सबमिशन ग्रुप है आपका, यू हैव टू शेयर योर 1 पेजर नोट्स देयर. ठीक है, वहाँ पे आपको ये शेयर करना है. आई रियली नीड टू नो कि आप किस तरीके से बना रहे हो. मैं फिर आपका 1 पेजर नोट्स देखूंगी, अगर मुझे उसमें कुछ कमी लगेगी तो आई विल टेक अ सेशन कि कैसे बनाते हैं 1 पेजर नोट्स. तो मैं उस पर भी एक सेशन ले लूंगी, क्योंकि अभी आपका ज़्यादा कुछ कवर नहीं हुआ है, स्टिल यू आर लाइक इनिशियल स्टेप पे ही हो आप, तो आप फिर 1 पेजर नोट्स को आप इम्प्रूव कर सकते हो. तो पहले आई वॉन्ट टू सी कि इफ़ यू आर मेकिंग इट नॉट, तो मैं एक पोल डालूंगी. इवन आई वॉन्ट यू टू सबमिट योर 1 पेजर नोट, एटलीस्ट 2-3 टॉपिक के हर एक बच्चे करेंगे, जितने बच्चे हैं लक्ष्य बैच में. ऑलराइट, तो ये आपको करना है, एंड दिस इज लाइक मस्ट फॉर यू. जो लोग नहीं करेंगे, देयर विल बी वार्निंग फॉर यू, फिर आगे के वीडियो लेक्चर्स आपको नहीं मिलेंगे. एंड दिस इज नॉट लाइक आई एम सेइंग रैंडमली, आई जेन्युइनली वांट्स रिजल्ट फ्रॉम यू. ठीक है, सो वी वांट कि आप अपनी तरफ से भी मेहनत करो. इफ वी आर डूइंग एवरीथिंग इन आवर कैपेसिटी टू प्रोवाइड यू द बेस्ट, देन आई ऑल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम यू टू गिव योर 100%. छुट्टियां खत्म हो गई हैं, दशहरा खत्म हो गया है. होप यू हैव एंजॉय दिस टाइम विथ योर फैमिली फ्रेंड्स. अब जो टाइम है, ये जो अभी 20 दिन है आपके पास, फिर दिवाली आ जाएगी, छठ आ जाएगा, तो ये जो 20 दिन है इसमें पूरा निचोड़ लो. 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो. वी हैव टू कवर मैक्सिमम कंटेंट एंड द सिलेबस. ठीक है, चलिए आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है इंडिया एशियन रिलेशंस. तो व्हाट इज एशियन बेसिकली? सो एशियन स्टैंड्स फॉर, इट इज द एसोसिएशन
of Southeast Asian nations. तो what is it is the regional grouping of the Southeast Asian nations. साउथ ईस्ट एशिया में जो भी नेशंस है उसका एक रीजनल ग्रुपिंग है और इस रीजनल ग्रुपिंग में 10 कंट्रीज आती हैं. ठीक है, तो बेसिकली दे बिलोंग टू द साउथ ईस्ट एशिया रीजन. तो जिस वजह से अपने इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बूस्ट करने के लिए, सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ऑब्वियसली जो वहाँ की जो पॉपुलेशन होगी एक दूसरे से, उनका कल्चर जो है बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे से कोहेसिव होगा. तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देने के लिए, अपने आसपास में ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए, सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए दे हैड मेड अ रीजनल ग्रुपिंग ऑफ द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ठीक है, तो ये आप इंट्रो में लिखोगे. ठीक है, so the objective of this regional grouping is to promote political as well as social stability. ठीक है, as well as the social stability. You know the region Indo-Pacific, even the Southeast Asia region is becoming very crucial for world politics. ठीक है, for the world politics it is becoming very very important point, because you know through Indo-Pacific region, about 80% of the global trade passes through it. क्यों भाई 80% इधर ही क्यों पास हो रहा है? यूएसए वगैरह तो उधर है. बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ चाइना. तो एशियान पे जो एशियान ग्रुपिंग है, हम लोग मैप अभी देखेंगे, उस पे चाइना की भी नज़र है, उस पे यूएसए की भी नज़र है, उस पे जापान एंड ऑस्ट्रेलिया जैसी डेवलप कंट्री की भी नज़र है, एंड ऑब्वियसली इंडिया हैज़ ए डेवलपिंग कंट्री एंड बिकमिंग ए ग्लोबल पावर, उनका भी इंटरेस्ट है एशियान में. दैट्स वाई द इंडिया एशियान रिलेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिया एज वेल. और इंडिया की तो नेबर कंट्रीज हैं, बगल में ही है, कोस्टल नेबर्स भी हैं. दैट्स वाई इंडिया हैज़ ए डिफरेंट आउटलुक एंड द डिफरेंट इंटरेस्ट एज वेल फॉर द एशियान. ठीक है, अब ये जो एशियान कंट्रीज है, इसमें क्या 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है ना. अब ये कंट्रीज कौन कौन सी है, तो चलो हम लोग मैप ही बना लेते हैं. तो आई एम मेकिंग ए मैप फ्रॉम द अफ्रीका पार्ट से, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा अफ्रीका में बोल रही हूँ, इंडिया के पार्ट से फिर उसको कनेक्ट करेंगे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में. तो ये इंडिया है. ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश है. ऑलराइट, फिर ये पार्ट थोड़ा इंक्रीज होता है. तो ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस पार्ट इटसेल्फ साउथ ईस्ट एशियन रीजन. तो यहाँ पे आप दोगे दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया. यहाँ पे आपका है थाईलैंड. यहाँ पे बगल में है छोटी सी कंट्री है लाओस. दिस पार्ट इज वियतनाम. ठीक है, यहाँ पे छोटी सी कंट्री है कंबोडिया. ठीक है, एंड यहाँ पे छोटी सी कंट्री है म्यांमार. बीच में आता है, ये ऊपर नहीं जाएगा, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बना दिया. यहाँ पे थाईलैंड का जो पार्ट है यहाँ पे तक है. ठीक है, दिस इज म्यांमार. यहाँ पे वी नो इट इज मलेशिया. यहाँ पे छोटा सा जो सिटी है, पोर्ट सिटी है, सिंगापुर. यहाँ पे वी नो इट्स द इंडोनेशिया. सो इंडोनेशिया भी पार्ट है इसका. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अ डिफरेंट आइलैंड हेयर,
ब्रुनेई, तो ब्रुनेई भी है, एंड यहाँ पे many group of the island which collectively known as Philippines. ठीक है, so this is the figure of the ASEAN members. तो हमने इंडिया दिखा है, इंडिया के साथ साथ वाला जो रीजन है दिस इज द साउथ ईस्ट एशिया रीजन. गिविंग यू 10 सेकेंड टू ड्रॉ दिस मैप. मैप बना लीजिए इसको. सो दीज आर ऑल द कंट्रीज. बस यहाँ पे आप एज ए रेफरेंस के लिए यू हैव मेंशन इंडिया, बट इंडिया एशियान मेंबर्स का पार्ट नहीं है. These are the parts of the ASEAN members: Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore and the Philippines. ठीक है, तो नंबरिंग भी दे दोगे तो 10 मिल जाएगा आपको. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are the 10 collective grouping of the Southeast Asian nations which comes together to form the ASEAN. ठीक है, तो इसको बॉक्स में कर लो. हमेशा ये सब ना हैबिट बनाओ क्लास में ही करने की, कि फिर ना वहां पे मतलब फोर्सफुली यू डोंट हैव टू डू इट, वो खुद ही आपके अंदर आ जाएगा कि जब भी फिगर बनाओगे तो आप बॉक्स बनाओगे. तो ये कहाँ से आएगा? ये क्लास से ही करने से आएगा. ठीक है, आई होप यू हैव मेड दिस फिगर. चलिए, अब इंडिया का ऑब्वियसली देयर इज अ मच मोर सिग्निफिकेंस कंसिडरिंग द एशियन. हमने बात की कंसिडरिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, हाउ इट इज अनफोल्डिंग, एज वेल एज कंसिडरिंग द ट्रेड पार्ट. सो इंडिया जो है ट्रेड डिप्लोमेसी में डिफरेंट काइंड ऑफ एग्रीमेंट और एमयूज बोल सकते हो साइन करती है विद द डिफरेंट कंट्रीज एज वेल एज विद द डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग. तो एशियान के साथ जो इंडिया का जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप which provides easy access to products of Indian merchant, Indian producers, merchant, vice versa. ठीक है, तो that's why we are going to see the much more dimensions of the relations, but this you can include in the in the introduction itself. ठीक है, उसके अलावा इंट्रोडक्शन में यू कैन डू कि रीसेंट समिट आपने प्रीलिम्स में पढ़ा होगा. रीसेंट समिट जो 2024 में हुआ है इंडिया और एशियान के बीच में, वो लाओस में हुआ था. तो 21st रीसेंट समिट हुआ था, समिट ऑफ इंडिया एशियान लाओस में. तो आप इससे भी इसका जो की हाईलाइट पॉइंट्स थे कि यहाँ पे ऑनरेबल पीएम मोदी ने 10 पॉइंट्स रखे थे एशियन के सामने कि उन 10 पॉइंट्स पे इनको अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाना है. तो ये सारे इंट्रोडक्शन भी डाल के आप स्टेटमेंट डाल के आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, सो वी हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज एशियन बेसिकली एंड व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिया. अभी हम इसको और देखेंगे, बट दिस इज द मेन पार्ट कि हाँ एशियान क्या है. वी हैव अंडरस्टूड दैट एंड वी हैव अंडरस्टूड द इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इटसेल्फ एज वेल एज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ट्रेड इटसेल्फ. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन और उसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस क्या है. तो चलिए वो भी देख लेते हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक आप जब लिखोगे इसमें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एशियन, तो सबसे पहले सिग्निफिकेंस आप देखो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ का जो मार्केट है इज वेरी डेवलप्ड कंसिडरिंग द सिंगापुर इटसेल्फ, कंसिडरिंग द वियतनाम, बहुत डेवलप्ड मार्केट है. इंडोनेशिया तो और डेवलप्ड हो रहा है इधर से. तो सिग्निफिकेंस इसका यही कि ये थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है द टोटल एशियन 10 कंट्रीज में को मिलाकर इन द वर्ल्ड.
which make it very very important for the global trade. ग्लोबल ट्रेड के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. ठीक है. उसके अलावा फोर्थ मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ग्लोबली. कंसिडरिंग द मॉडल ऑफ द सिंगापुर, उस मॉडल पे जो सिंगापुर इतना डेवलप हुआ है, considering that model itself, it is the fourth most popular investment destination globally. यहाँ सबको इन्वेस्ट करना चाहते हैं because they have the population, because they have the natural resources as well, and because they have the huge aspect of huge prospect of tourism, जिस वजह से the foreign investors are attracted here. cheap labors भी है because we Asian work at a very cheap labor or the wages compared to the western peoples or the western population. तो cheap labor है, population बहुत ज़्यादा है, tourism का aspect बहुत ज़्यादा है, ठीक है, natural resources है, because of all these factor it attracts the foreign investment. ठीक है. इसके अलावा it has the free trade agreement with countries like China, Japan, साउथ कोरिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. सारे जो अच्छे अच्छे कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है, उनके साथ इनका FTA है. एंड पूरे एशियान को अगर मिला दे तो इट इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इटसेल्फ. पूरे एशियान के 10 कंट्रीज को मिला दे, इट हैज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. ठीक है. तो दीज आर द सम ऑफ द सिग्निफिकेंस of the ASEAN for the global world politics and for the global trade resilience. ठीक है. इसके अलावा और भी आप इसके ग्लोबल इंपॉर्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करें तो ऑब्वियसली जो इंडो पैसिफिक वाला जो रूट है, ठीक है, इस्थमस ऑफ करास, जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का जो इस्थमस है, थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रेट है. ठीक है. सो दीज आर द वेरी बेसिक मेजर. जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला जो मैं बात बता रही हूँ यहाँ पे है ना, ये वाला जो रीजन है, ये जो पैसेज है, इट कंट्रीब्यूट अबाउट इट लाइक यहाँ से 80% 70% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पासिस थ्रू इट. तो दैट्स वाई द मैरीटाइम सिक्योरिटी फॉर द ग्लोबल ट्रेड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इफ वी कंसिडर द एशियन कंट्रीज. ठीक है. ऑल्सो स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो स्ट्रेट का मैं बात कर रही थी, एज वेल एज द इस्थमस ऑफ क्रास, both has a strategic geopolitical significance considering the trade. ठीक है. उसके अलावा I have told you they are rich in the natural resources. They have wide coastal resources. वाइड कोस्टल रिसोर्सेज है उनके पास UN क्लॉज के अकॉर्डिंग. अप टू 12 नॉटिकल माइल वो आपका टेरिटोरियल एरिया होता है. UN क्लॉज अब आई होप आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी. तो इनके अकॉर्डिंग जो कोस्टल एरियाज है, ये मान लो यहाँ पे सी है, आपका कोस्टल एरिया है, तो यहाँ 12 नॉटिकल माइल्स तक जो एरिया होता है वो डायरेक्ट टेरिटोरियल अथॉरिटी जो वो कंट्री का कोस्ट लाइन इससे टच करता है उसके अंडर ये आता है. उसके बाद इट इज लाइक अ यूनिवर्सल प्रॉपर्टी विच इज गवर्न्ड बाय द UN क्लॉज बाय द यूनाइटेड नेशन. ठीक है. तो नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास है, कोस्टल रिसोर्सेज काफी इनके पास है, जिसमें आपको रेयर अर्थ मिनरल्स, ठीक है, पॉलीमैग्नेटिक नोड्यूल्स, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, जिसका सिग्निफिकेंस अभी इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में बढ़ रहा है. तो ये नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से भी एशियन होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट
country or the grouping for the world, even for the India itself. ठीक है. Apart from that, the tourism perspective also holds a greater importance when we consider the ASEAN regional grouping. So we have seen what is its significance for the world and consequently for the India itself, and what is its global importance in considering the natural resources, considering the maritime security, if we consider about the trade, Strait of Malacca, Isthmus of Kras. ठीक है. So we have analyzed the significance of ASEAN and the global importance. Since we have discussed the global importance part itself, अभी तो आपको इससे पता चल गया होगा कि इंडिया के लिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है. फिर काफी सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इंडिया इज लाइक अ कोस्टल नेबर फॉर दीज कंट्रीज ऑब्वियसली. तो यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होगी, यहाँ पे अगर ट्रेड की इनस्टेबिलिटी होगी, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट इंडिया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल म्यांमार में जो कूप गवर्नमेंट चल रही है, जिस वजह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है हमारा इंडिया का, वहां पे भी इनस्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है. ठीक है. साथ ही साथ जो चैलेंजेस है रिफ्यूजीज के, वो भी छुपे हुए नहीं है, उससे हमारे गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ती है. एज वेल एज लोकल क्लैशेस होते हैं. ठीक है. एज वेल एज लोकल क्लैशेस होते हैं, जिस वजह से इंडिया का एशियान के साथ रिलेशंस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है. तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया एशियान्स रिलेशंस. इंडिया एशियान्स नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिए, इंडिया एशियान्स रिलेशंस. कभी भी इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ आप जब रिलेशंस पढ़ोगे तो उसमें ध्यान रखना कि कुछ भी समझ में ना आए. मान लो कि आपने कोई नया कंट्री दे दिया जिसके बारे में आपने नहीं प्रिपेयर किया हुआ था, आपने नहीं पढ़ा था, बट यू नो, मतलब इतना तो आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, यू आर रीडिंग मैगजीन्स, यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर, सो यू नो सम न्यूज आर्टिकल्स एंड सम, मतलब ऊपर से द रिलेशंस विद द इंडिया इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल आपने इंडिया ब्राजील प्रिपेयर करके नहीं गए आप, बट यू नो कि हाँ इंडिया और ब्राजील भी बड़ी अच्छी कंट्री है, ग्लोबल साउथ में है, साउथ हेमिस्फीयर में ही आती इंडिया भी है. तो बस अगर उसको डायमेंशंस में तोड़ दोगे, फॉर एग्जाम्पल हम इकोनॉमिक डायमेंशंस को देख लेंगे, सोशल डायमेंशंस को देख लेंगे, सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड डायमेंशंस को देख लेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे दोनों कंट्रीज का क्या स्टैंड है उसके डायमेंशंस को देख लेंगे. इवन इफ यू हैवंट रेड एक्सप्लिसिटली द टॉपिक्स, ठीक है, इंडिया ब्राजील अलग से नहीं पढ़ा, फिर भी you can use the concept like the BRICS, you can use the concept like G20, you can use the concept like Global South. ठीक है. You can use the concept like IPSA forum जो हमने G20 में देखा था. तो उन सबों का यूज करके जब आप इस डायमेंशंस में तोड़ दोगे, then you are able to write an answer even if you haven't read the relations with the India explicitly, उसको अलग से कवर नहीं किया. क्यों? क्योंकि हमने इतने सारे हम ऑर्गेनाइजेशंस कवर कर लेंगे, इतने सारे क्या, आई थिंक वी आर कवरिंग एवरी ऑर्गेनाइजेशंस. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस आप कवर कर लोगे. इवन एनी रिलेशंस ऑफ एनी कंट्री विथ इंडिया इज बीन आस्क्ड इन द 71st BPSC मेंस और एनी मेन 72nd BPSC मेंस एज वेल. तो उसमें भी यू आर एबल टू राइट एन गुड आंसर. बस आपको ये स्ट्रक्चरिंग याद रखनी है. इसके लिए भी एक्रोनिम्स होता है जो हम लोग एसी की क्लासेस में देखेंगे. एक पेस्टल, द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड द लीगल. ठीक है. तो इस एक्सपेक्ट पे भी अगर आप तोड़ दोगे, यू आर एबल टू राइट अ वेरी गुड आंसर, वेरी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज आंसर. तो हम जो भी रिलेशंस पढ़ेंगे, इससे पहले भी जो हमने टॉपिक्स किए हैं, वी आर डिवाइडिंग द टॉपिक्स इन सच ए वे कि आपको ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिले, ज्यादा देर तक आपको याद रहे. ऑर्गेनाइज फॉर्म से पढ़ने का सबसे बेस्ट बेनिफिट यही होता है कि वो हमें ज्यादा दिन तक याद रहता है. एंड दैट्स माई पर्पस. मुझे आपको यही करना है, कन्वे करना है कि इसी तरीके से पढ़ना है. जैसे मैंने पढ़ा था, आई एम टोटली डिट्टो, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से आपको भी पढ़ना है. ठीक है. तो चलिए, इंडो एशियन, इंडिया एशियन रिलेशंस. ऑब्वियसली द फर्स्ट वन विल बी द इकोनॉमिक कॉपरेशंस. तो हमने सिग्निफिकेंस तो देख लिया ना, ग्लोबल इंपॉर्टेंस की एशियन का क्या इंपॉर्टेंस है. तो यू विल नोटिस कि इंडिया में ASEAN is the 4th largest trading partner for India. 11% जो ग्लोबल ट्रेड करती है इंडिया,
उसका जो ट्रेडिंग होता है वो एशियान के साथ होता है, ठीक है। सो इट इज अबाउट द 11%, विच इज लाइक ए ह्यूज नंबर, ठीक है। एक्सपोर्ट जो हम लोग करते हैं एशियान कंट्रीज में, दैट इज अबाउट 11.28%, ऑलराइट। उसी तरह वी हैव इन्वेस्टमेंट्स to Asian countries, like in Singapore itself. We are also providing our technology. हम लोग टेक्नोलॉजीज भी शेयर कर रहे हैं, like UPI. इसको हमने सिंगापुर में भी शेयर किया है, एज वेल एज मलेशिया में भी किया है, ठीक है। तो वहाँ की जो यूपीआई, जैसे इंडिया की यूपीआई वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है, सिंगापुर का एक पेज नाउ करके है ऐप, उसको हम लोग यहाँ पे भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जो वहाँ के नेशनल्स आएंगे वो पे नाउ से कर सकते हैं, और यहाँ के जो नेशनल्स वहाँ जाएंगे तो यूपीआई वहाँ पे एक्सेप्ट की जाती है। तो दीज काइंड ऑफ द लिंक पेमेंट सर्विसेज वी आर like dealing, and we are making these agreements with the Asian countries, all right। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि एग्जाम्पल इंडो सिंगापुर लिंक्ड पेमेंट सर्विसेज, इंडिया का यूपीआई एंड प्लस सिंगापुर का पेज नाउ, इसकी भी डीलिंग हुई है। मलेशिया भी एग्री कर गया था इंडिया के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेडिंग करने का, ठीक है, इंडियन करेंसी में ट्रेडिंग करने का। तो वी आर ऑल्सो डूइंग द वर्क फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज एज वेल। तो थर्ड भी, फिफ्थ भी आप लिख सकते हो, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज। मलेशिया एग्री टू settle the trade in Indian rupees, in Indian currency, ठीक है। Let me give me a second, थोड़ा फंस रहा है तो I am letting me open, I think it will work fine now, ठीक है। It is hanging a little bit, so चलिए। तो ये हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वाई द एशियन होल्ड्स इंपॉर्टेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इकोनॉमी फॉर द इंडिया, ठीक है। सो दीज आर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन और द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द एशियन फॉर द इंडिया इटसेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दैट, द पॉलिटिकल कोऑपरेशन, पॉलिटिकल कोऑपरेशन में द फर्स्ट वुड बी द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए वी नीड सपोर्ट ऑफ एशियन, ठीक है। तो जो हमारा है लाइक एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जो इवॉल्व हुआ था लुक ईस्ट पॉलिसी से, उसमें एशियन के जो मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, ये सारी कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एशियन में नहीं है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश, ठीक है। तो इन कंट्रीज का बहुत इंपॉर्टेंट है टू सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट द एक्ट ईस्ट पॉलिसी एंड टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ द इंडिया इटसेल्फ, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो गया। एज वेल एज इंडिया एशियन का कोऑपरेशन फंड भी है। वो फंड बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एलोकेट किया गया है, विच इज अबाउट $50 million, ठीक है। अब हम आते हैं सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन पे, इस डायमेंशन पे। तो ऑब्वियसली जो साउथ ईस्ट रीजन है, द इंडो पैसिफिक रीजन है, वो चाइना की वजह से इट इज होल्डिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टुडे, ठीक है।
ग्रेटर इंपॉर्टेंस टुडे। तो चाइना की जो ट्रेड है एशियान के साथ, और जो चाइना फॉलो करता है चाइना डेट पॉलिसी, मतलब चाइना जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलप कंट्रीज है, उसको बहुत भारी भरकम लोन देता है। उस लोन से यूज करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है उस कंट्री में, ठीक है। और उस कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद जब वो कंट्री लोन रिपेमेंट नहीं करती है, तो ये जो उसने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है इसका वो एक्सक्लूसिव एक्सेस ले लेता है अपने ट्रेड को प्रोमोट करने के लिए और अपनी ट्रेडिंग को सिक्योर करने के लिए। इसी को बोलते हैं चाइना डेट पॉलिसी। और ये आप देखोगे इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश, चाइना ने ये किया है, ठीक है। चाइना ने ये बाकायदा किया है चाइना डेट पॉलिसी का यूज करके। सो इन ऑर्डर टू काउंटर द चाइना dominance in the Southeast Asian region, the cooperation of ASEAN for India is very important. चाइना का आपने एक और भी देखा होगा, चाइना string of pearls, which is nothing but the string of seaport it is making. क्योंकि चाइना को पता है जो उसका ट्रेड रूट है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके जाएगा, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से होके जाएगा। तो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज सिक्योरिंग इट्स चेन ऑफ सप्लाई ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो जब चाइना स्ट्रिंग ऑफ पल्स आप देखोगे, चलो एक डायग्राम ही बना लेते तो उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये अफ्रीका है, ठीक है, ये वेस्ट एशिया है, ये पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे इंडिया हो गया, ऑलराइट, फिर यहाँ पे बांग्लादेश, एंड ये वाला जो पार्ट हो गया साउथ ईस्ट एशिया वाला जो पार्ट हो गया वो रीजन हो गया। तो यहाँ पे देखोगे चाइना का हांगकांग से लेके, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब यहाँ से लेके इवन इन द कंबोडिया, इवन इन द मलेशिया, इवन इन द बांग्लादेश, इवन इन द म्यांमार, फिर श्रीलंका, फिर मालदीव्स, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान। तो ये जो रूट है, दिस इज नोन एज द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। These are the seaports which is China is developing through its own money. और ये जो कंट्रीज हैं, जो बाकी कंट्रीज हैं, वो क्यों एक्सेप्ट कर लेती हैं चाइना का ये? बिकॉज दीज कंट्रीज आर नॉट वेरी डेवलप्ड, एंड वो सोचती हैं कि अगर ये पोर्ट डेवलपमेंट उनकी कंट्रीज में होगा तो ऑब्वियसली कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है ना, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड, तो ऑब्वियसली वहां पे जो लोकल ट्रेडिंग है वो भी बढ़ जाएगी, एंड उनकी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो भी किसी तरह से प्रोमोट हो जाएगी। दैट्स व्हाई दे एग्री टू द चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कि उनके यहाँ वो इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन चाइना करती है इसमें ये डिले नहीं करती है बाकी कंट्रीज में। और जो इंडियाज में अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत लैकिंग होता है, एग्रीमेंट हो जाता है लेकिन डिले पे डिले होते जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन ही लैकिंग हो जाते हैं व्हेन इट कंसिडर टू द फंडिंग। बट चाइना ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग को सिक्योर करने के लिए, अपने ग्लोबल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रही है, ठीक है। तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ द सी पोर्ट। सो इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस द चाइना इन द साउथ ईस्ट एशियन रीजन, इन द इंडो पैसिफिक रीजन, और ये क्या कर रही है, ये घेर रही है इंडिया को ये घेर रही है। सो यहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है, यहाँ इंडिया हैव टू स्ट्रैटेजिकली यूज इट्स आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार का यहाँ पे इसको यूज करना होगा, वहां पे एक सीपोर्ट बनाना होगा, एंड हैव टू यूटिलाइज दैट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड टू इट्स फुलेस्ट। एक आइलैंड, उसमें बहुत सारे आइलैंड है, कोई एक आइलैंड को उसमें डेवलप करना होगा एज इट्स सी पोर्ट, विच इज गोना होल्ड ए ग्लोबल इंपॉर्टेंस इन द ब्लू इकोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें जब देखोगे
This is the third one कि why there is a strategic importance of the ASEAN for the India as well. Looking east through northeast India. एशियान के जो मेंबर्स हैं, इंडिया ने उनके साथ कैपिटल डेवलपमेंट के लिए एग्रीमेंट्स कर रखे हैं. तो फॉर एग्जांपल आप देखोगे इंडिया म्यांमार के साथ एग्रीमेंट कर रखा है, इवन थाईलैंड के साथ. ये तीनों का एग्रीमेंट है विच इज टू मेक अ ट्राइलैटरल हाईवे. तो बेसिकली क्या